नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ आशीष कुमार अंशु जी हैं। आशीष जी प्रारब्ध के इस मंच पर पहले भी आते रहे हैं। थोड़ा-सा एक गैप हुआ है क्योंकि आशीष जी की व्यस्तता भी एक अलग तरह की है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आशीष जी का। आशीष जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जी। दर्शकों, चूँकि एक वक़्त के बाद आशीष जी हमारे इस मंच पे हैं। आप मीडिया स्कैन और उंगलबाज डॉट कॉम पत्रकारिता का वह फ्लेवर है इनके पास कि एनसीआर में रहते हुए भी देश के हर हिस्से की जमीनी तापमान को महसूस ही नहीं करते, बल्कि उसको व्यक्त भी करते हैं और उस पर विमर्श भी करते हैं। विमर्श के बहुत धनी हैं। म आ आशीष जी सीधे बात पर आते हैं। क्या अलग से विषय दर्शकों को बताएँ? आपसे अगर बात करूँगा जैसे ही छेड़ूँगा तो विषय का पता लग जाएगा। मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पे आपके साथ हमने पहले भी बात किया है, वो वीडियोस के लिंक हम इसी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे कि जिस समय मनीष कश्यप पे कोई बात नहीं कर रहा था, तो आप और हम प्रारब्ध के इस मंच पर लगातार बात करते रहे। अब मनीष बाहर हैं। वो मनीष जिनके बारे में लोग उनको यूट्यूबर कहते थे, पत्रकार मानते नहीं थे। ठीक है, यूट्यूबर होना भी कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं भी कर रहा हूँ। मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं स्थापित पत्रकारिता नहीं करता हूँ, स्थापित पत्रकार नहीं हूँ। मेरे पास जर्नलिस्ट का कोई आई कार्ड नहीं है। फर्जी चौथा खंभा जो खड़ा किया है इस देश में, जो कि खबरों की मंडी ज्यादा है, बजाय इसके कि ग्राउंड रियलिटी बताए, तो उससे बेहतर है कि ऐसे विशेषण को जो गाली बन चुका है, उसको न ढोया जाए। तो चलिए एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की कहानी पूछना चाहता है। मनीष कश्यप अब रिहा हो गए हैं। गिरफ्तार कैसे हुए? किन मामलों में हुए? समाचार का विषय है। 4 मरे 5 घायल वाली पत्रकारिता है, दर्शकों को पता है। मनीष कश्यप अंदर थे, अब बाहर हैं। क्या कहेंगे आशीष कुमार अंशु? इस भूमिका में अवनीश जी मैं बहुत ही क्षमा के साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि आपने जब हम मनीष कश्यप और यूट्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक समानांतर मीडिया खड़ा हो रहा है यूट्यूब के साथ। लेकिन जो मुख्य धारा है ना, हम सब लोग बातचीत करते हुए कहीं न कहीं हमें लगता है कि उसको थोड़ा-सा कम करके दिखाएँगे तो यूट्यूब स्थापित होगा। ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और आज से नहीं, दशकों से वो काम हो रहा है। और आप देखिए ना, पिछले दिनों 14 पत्रकारों को एक राष्ट्रीय पार्टी ने उनके एंकर्स को बोला कि हम बायकॉट करते हैं और फिर घुटनों पे पार्टी आ गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां कुछ भी चल रहा हो, फिर भी भारत में नैरेटिव की अगर बात होगी तो उनका एक महत्व उसको कम करके नहीं देखा जा सकता। अब हम आते हैं मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप ने आते ही वो बात कही, हाँ, जो शायद मनीष कश्यप को पसंद करने वाले सुनना चाहते थे। मनीष ने कहा कि लोग ऐसा कह रहे थे कि जब सरकार बदलेगी तो मनीष बाहर आएगा, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि मनीष कश्यप जब बाहर आएगा तो सरकार बदलेगी। और मनीष बहुत पहले से इस बात को कहते रहे, वो बार-बार सवाल उठाते रहे और सच्चे अर्थों में पत्रकारिता करते रहे। और इस बात को मैं थोड़ा-सा और स्पष्ट कर दूं अवनीश जी, कि जब बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब भी मनीष वही रिपोर्टिंग कर रहे थे जब राजद और जदयू की सरकार बनी। लेकिन पहले उन पर कोई कठिनाई नहीं आई। आपकी जानकारी में होगा, मनीष ने गोरखपुर से भी बहुत सारे सवाल उठाए उत्तर प्रदेश सरकार पे। वो गुजरात भी गए, वहां भी सवाल उठाया। उनके सारे वीडियोस देखे जाने चाहिए। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब मनीष कश्यप पहले भाजपा और जदयू की सरकार में सवाल उठा रहे थे, तो इनके वीडियो राजद के लोग शेयर करते थे। आज ये मनीष कश्यप एजेंट हो गए। मनीष कश्यप के साथ एक खास बात और हुई। मनीष कश्यप जब बेऊर जेल से निकले, तो वहां जो प्रत्यक्षदर्शी है वही बता रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जाम लगा। इतने लोग आ गए, और ये जो लोग आए थे ना, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, किसी राजनीतिक दल का झंडा लेके नहीं आए थे। ये सब के सब लोग आए थे मनीष कश्यप के प्रेम में। तो क्या ऐसा कोई यूट्यूबर है? यहाँ दिल्ली में बैठे 3, 4, 5 जो बड़े 10-10 लाख वाले जो यूट्यूबर हैं, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख जिनके फॉलोअर हैं, उनको लगता है कि सब कुछ सत्ता का केंद्र दिल्ली में है, तो वो हर चीज को कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने यह साबित किया है कि किसी छोटे से कस्बे में बैठ के भी एक ऐसी मुहिम को खड़ा किया जा सकता है जिसका प्रभाव दिल्ली तक पहुंचे। और इस बात को
धीरे-धीरे मतलब एक तरह से रहा ना, उसको इग्नोर किया गया मनीष को। दूसरे तमाम तरह के सवाल उठाए जाते रहे, छोटी-छोटी घटनाएँ हुई तो ऐसे दिखाया गया उसको जैसे पत्रकारिता पे हमला हुआ है। लेकिन मनीष का जब मामला आया तो ऐसे इग्नोर कर दिया उसको जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक तरह से यूट्यूब के ऊपर एक गिरोहबंदी हो गई है कि हमारे गिरोह में पहले शामिल हो, फिर तुम्हारे लिए हम आवाज उठाएंगे। तो यहाँ सच के साथ नहीं है ये जो पूरा गिरोह दिल्ली में बैठा हुआ है। हाँ, इसको लुटियन यूट्यूबर आप कह सकते हैं। उन पर फिर आप आगे कुछ सवाल करेंगे तो कुछ चीजें और है कहने के लिए उनके बारे में। तो उन्होंने ऐसे कहा कि अगर उन पर बात नहीं करेंगे तो मनीष पर बात नहीं होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करना और जमीन पर जाके रिपोर्टिंग करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मनीष गांव-गांव में गए हैं, घर-घर में गए हैं और इसीलिए वो घर-घर में जाने जाते हैं बिहार। यहाँ स्टूडियो में बैठ के रिपोर्टिंग करने वाले शायद इस बात को शायद ही समझें। अवनीश जी। ठीक बात है। अच्छा आशीष जी, आप चूंकि बिहार की पृष्ठभूमि से हैं भी, एनसीआर में रहते हैं। मनीष कश्यप अब जब जेल से बाहर हैं, तो मनीष की मैं एक बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं अपना काम जारी रखूंगा। यानी एक तो ये साफ हो जाता है कि मनीष जिस तेवर के साथ जर्नलिज्म कर रहे थे ग्राउंड पर खड़े होके, वो जारी रखने वाले हैं। लेकिन जब वो सीधे सीधे इस तरह की बात पहले भी करते रहे, अब भी करते रहे, और निकलने के बाद जिसको आपने कोट किया कि जो उनके समर्थक सुनना चाहते थे वही बयान मनीष ने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर रहने के बाद सरकार बदलेगी। ये पॉलिटिकल मूवमेंट और पत्रकारिता, ये दोनों एक साथ चलेगा। राजनीतिक संभावनाएं आप कितनी देख रहे हैं मनीष में? जर्नलिज्म ही करेंगे या राजनीति भी करेंगे, या राजनीतिक जर्नलिज्म करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और मनीष का जो जवाब था इसको लेकर वो बहुत ही एक बड़ी समझदारी वाला जवाब मैं उसको कहता हूँ। मनीष ने ये नहीं कहा कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो जो ये यूट्यूब वाला जो रास्ता है वो छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं माइक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये क्योंकि माइक जो है यही मेरी ताकत है, यही मेरी पहचान है। तो वो राजनीति में रहे या यूट्यूबर के तौर पे अपनी अपनी जो यात्रा है जारी रखें, वो माइक का साथ नहीं छोड़ेंगे, इतना तय है। दूसरी बात कि मनीष के साथ एक बात बार-बार आती है कि मनीष जैसे लोगों का उद्भव क्यों होता है? और मनीष जैसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि पत्रकारिता की नहीं है, वो क्यों उनको हाथ में माइक लेके सड़क पे उतरना पड़ता है और क्यों उनकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ जाती है? तो कहीं न कहीं कोई कमी तो रही होगी। तो वो कमी थी बिहार की पत्रकारिता में। जो पत्रकार थे, वो कहीं न कहीं बिहार सरकार के प्रतिनिधि के नाते काम कर रहे थे। और आजकल की पत्रकारिता में एक बहुत बड़ी कठिनाई ये आई है कि एक जिले की खबर दूसरे जिले को नहीं मिलती है। तो यूट्यूब ने उस कठिनाई को दूर किया और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आमतौर पे अखबारों में भी नहीं उठाए जा रहे थे। ठीक है, अखबारों के पास भी विज्ञापन की एक बहुत बड़ी उलझन होती है कि जिनसे विज्ञापन लिया उनकी खबर वो चला नहीं पाते हैं। तो मनीष उससे बाहर निकले। तीसरी बात, मनीष के पास जो उनकी पढ़ाई थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, वो उन्होंने यूट्यूबर के तौर पे बड़ा इस्तेमाल किया और सड़क के नाम पे जहाँ-जहाँ अलग-अलग जगहों कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था, मनीष ने उसको बहुत बारीकी से पकड़ा। निर्माण कार्यों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, उसको पकड़ा। और मनीष ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया, हाथ में माइक पकड़ के, ठीक है पत्रकारिता का प्रशिक्षण नहीं था उनके पास, लेकिन एक जो ताकत थी उनके पास, वो सच की ताकत थी। वो गए और ग्राउंड जीरो से अपनी बात कही। और ठीक है, आजकल एक बात और अवनीश जी, पता नहीं ये बात मैं जोड़ना चाहूँगा अपनी बात में, कि ये पता नहीं अच्छा है या बुरा है, लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे देश में एक नया दौर चला है, जहाँ हर नाला, हर नदी, हर पोखर, हर तालाब जाके राजनीति में जाके मिल जाता है। मतलब आप एक अच्छे पत्रकार होते हुए भी ना, आप अपने आप को एक ऊँचाई पर जाकर ये नहीं पाते कि पत्रकार के तौर पे मेरी समाज में स्वीकार्यता बढ़े, अभिनेता के तौर पे मेरी स्वीकार्यता बढ़े, प्राध्यापक के तौर पे मेरी स्वीकार्यता बढ़े। हर आदमी को जिस भी पेशे में है, अंत में जाके उसको लगता है कि उसका मोक्ष जो है, परिनिर्वाण जो है, वो राजनीति में जाकर ही होगा। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है, ये एक गलत चलन समाज के अंदर आ गया है और शायद ताकत का केंद्रीकरण सत्ता में जाकर हुआ है। ये इसके पीछे की एक वजह है। पहले
लोग आईएएस में भी एक ताकत देखते थे, आईपीएस बनने में ताकत देखते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर बन गए, बड़े उद्योगपति हैं तो उसमें भी लोगों को लगता था कि ये भी एक सत्ता है। लेकिन आजकल वो सारी सत्ता कहीं ना कहीं मुझे जाके लगता है कि राजनीति में जाकर शामिल हो गई। तो हर आदमी वो टॉप पे जब पहुंचता तो लोग कहते हैं कि अब राजनीति में जाएगा क्या, बहुत पैसा हो गया तो लोग सोचते हैं राज्यसभा से जाएगा, और बहुत पॉपुलर हो गया तो लोगों को लगता है लोकसभा या विधानसभा से। तो अवनीश जी, फिर मुझे लगता है कि मनीष जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। हाँ, और संयोगवश मैं और मनीष बिहार में एक ही जिले से आते हैं, और वो जिला गांधी जी की वजह से जाना जाता है, चंपारण कहते हैं उसको। हाँ, और चंपा का बहुत बड़ा वन हुआ करता था, उससे वो चंपारण हुआ। बाद में नील की खेती की वजह से गांधी जी को वहां जाके सत्याग्रह करना पड़ा। ये चंपारण का इतिहास है, तो आंदोलन की जमीन है। वहां से अगर मनीष एक और आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अपना रास्ता वो खुद ढूंढेंगे। एक बात और कि प्रशांत किशोर ने भी अपनी यात्रा चंपारण से शुरू की थी, वो पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं, पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। और नीतीश कुमार ने भी पिछले दिनों अपनी एक यात्रा की तो चंपारण से ही शुरू की। तो चंपारण का महत्व बिहार समझता है, और उसी जमीन से मनीष कश्यप निकले हैं। ठीक बात। अच्छा, आपने जब राजनीति के सफर की बात की और मेरा सवाल ये था कि क्या वो राजनीति में आएंगे, तो मैंने जानबूझ के एक बात उस समय रोक ली थी अपने पास कहने के लिए, लेकिन अब उसको कहता हूं। मनीष चुनाव तो लड़ चुके हैं, यानी मनीष आए हैं राजनीति से, तो उनका राजनीति में जाना कोई नई घटना तो होगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मनीष कश्यप को राजनीति से उतर के यूट्यूब और जमीनी पत्रकारिता के प्लेटफॉर्म पे आना हुआ, और आने के बाद फिर उनकी जो प्रसिद्धि है वो सामने आई, ठीक है, वो सच के साथ है। ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो शुरू में जब मनीष के कुछ वीडियोस में देखता था तो ये लड़का मुझे इरिटेटिंग लगता था, ऑनेस्टली से मुझे व्यक्तिगत रूप से इरिटेट करते हुए लगते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने एक सीरीज और थोड़े चिटफुट इनको देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ऑन ग्राउंड ये वाकई जनता की बात उठा के सामने रख रहे हैं। तो ये तो बड़ा साफ हो जाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनके अंदर है। ये कल थे राजनीति में, बीच में यूट्यूब पे थे, कल फिर राजनीति में होंगे। तो यहाँ पर बहुत ईमानदार हैं, सच को सामने रखते हैं। किस पार्टी से जाएंगे, किस पार्टी से नहीं जाएंगे, ये सब बात दूसरी हो जाती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा तिरछा होते हुए एक लाइन कहूं और एक तिरछी बात कहूं कि क्या ये ना समझा जाए कि मनीष का पूरा ये मूवमेंट ही एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, और उनका यूट्यूब पे आके सच्चाई से सारी चीजों को सामने रखना उसका भी एक पॉलिटिकल मोटिव था। और शायद यही वजह है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी और तेजस्वी से एक अदावत रख ली, क्योंकि और फिर बदले में तेजस्वी ने भी उनसे राजनीतिक अदावत रख ली। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मनीष कश्यप नीतीश जी पर उतने हमलावर नहीं दिखते हैं जितने वो लालू परिवार और तेजस्वी पे दिखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति की बात अवनीश अच्छी कही आपने, और मनीष के लिए कोर्ट में कपिल सिब्बल ने यही कहा था कि ये व्यक्ति पहले चुनाव लड़ चुका है। चुनाव लड़ना गुनाह तो नहीं है, चुनाव तो आशुतोष गुप्ता भी लड़े, आजकल पैनल में बैठते हैं, और पहले पत्रकार थे, फिर राजनीति की, फिर पत्रकार हो गए। कपिल सिब्बल खुद जो ये सवाल उठा रहे थे कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ चुका है, हाँ, मनीष के लिए, तो ठीक है, उसको तो बहुत कम वोट मिला। वो बिल्कुल उस समय उसने माइक हाथ में नहीं थामा था जब उसने चुनाव लड़ा था, ये आपकी जानकारी में होगा। उसने माइक बाद में थामा है, चुनाव पहले लड़ा। वो परिवर्तन के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा, हाँ, तो उसे लगा कि ये वाला रास्ता ठीक है, चुनाव से ही चीजें बदल सकती हैं। बाद में उसे लगा होगा कि ठीक है, ये रास्ता नहीं है, हम सब चुनते हैं। हाँ, मैं तो देखता हूं, यहाँ मैं जहां रहता हूं दिल्ली के जिस हिस्से में, वहां एक आदमी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आता है, फिर पीसीएस करता है, फिर पीसीएस में भी नहीं हो तो फिर एसएससी करता है, फिर बीएड करता है, फिर जाके वकालत कर लेता है एलएलबी करके। ठीक है ना, हर आदमी को चुनने का अधिकार है, वो अपने लिए बेस्ट चुन रहा है। जब वो यूपीएससी के लिए चुना था उसे लगता था यही सही रास्ता है। जब उसने पीसीएस चुना तो उसे लगता था यूपीएससी की जगह ये करना ठीक रहेगा। तो हर आदमी को ये अधिकार देना चाहिए। और कपिल सिब्बल जब ये सवाल पूछ रहे थे तो उनको भी तो पूछा जाना चाहिए। चलो, ये तो राजनीति में तो पहले ही बाहर हो गया,
चुनाव लड़के, नहीं वोट मिला, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन कपिल सिब्बल तो चुन के आए, तो फिर वो वकील माना जाए, उनको नेता माना जाए। तो आप जब किसी को बचाने के लिए जब आप मैदान में हैं, तो आप तो बाइस्ड होंगे ना। तो ये सवाल तो कपिल सिब्बल से किसी ने नहीं पूछा। मैं तो कई बार देखता हूं सर, मुझे बड़ा ये लगता है कि अब थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं। सुधीर चौधरी के लिए बार बार तिहाड़ी 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 उनको कहा जाता है। अभी कुछ साबित नहीं हुआ कोर्ट में, ना उनको सजा हुई है, वो बस एक बार तिहाड़ से होकर आए एक मामले में। तो तिहाड़ में तो ये सत्येंद्र जैन भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं, संजय सिंह भी हैं। क्या अब जब ये बाहर आएंगे तो इनको मनीष तिहाड़ी बोला जाएगा, संजय सिंह तिहाड़ी बोला जाएगा, सत्येंद्र जैन तिहाड़ी बोला जाएगा? तो एक खास तरह के लोग हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं, और हम जैसे जो कॉमन लोग हैं वो उस नैरेटिव के पीछे अपने सवाल, अपनी सोच को उसके इर्द गिर्द ही बुनते हैं। तो राजनीति में जाना कोई गुनाह तो नहीं है राजनीति की। हमें तो ये सवाल पूछना चाहिए, जब राजनीति कर रहा था तो उसमें ईमानदार था कि नहीं, जब उसने माइक हाथ में थामा तो ईमानदार था कि नहीं, उस पर जो आरोप लगे वो सही थे या नहीं। और एक वीडियो जो आरोप लगा मनीष पे, जिस वीडियो की बात हुई, वो वीडियो तो तमाम अखबारों ने उस पर रिपोर्टिंग की थी। तो ये ऐसा क्यों चुना गया कि मनीष को ही चुन के और देशद्रोह का मुकदमा चला दिया उसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। और देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। बिल्कुल तो क्या बिहार के लोग क्या ऐसे ना समझ, उनको समझ नहीं आ रहा कि मनीष के साथ हुआ क्या है? करिए ना, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उस अपराध की बराबर सजा मिलनी चाहिए। आज जो लोग ये रोना रो रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर दिल्ली में, कि हमें कहने का अधिकार नहीं मिल रहा, वो सब मनीष के मामले में चुप्पी साध के बैठे थे। और बिहार सरकार ने क्या किया, उसके अकाउंट की डिटेल सार्वजनिक कर दी। कितने पैसे थे? मैं कह रहा हूं कि क्या कल को अगर आईएनबी मिनिस्ट्री, अजीत अंजुम, रवीश कुमार पांडे, वो भी तो उसी चंपारण से आते हैं जहां से मनीष आता है, हाँ, और आरफा खानम, इन सब के अकाउंट डिटेल जारी करने, अशोक पांडे, हाँ, अशोक वानखेड़े, दीपक शर्मा, इन सब के अगर, हाँ, वो साक्षी जोशी, इन सब के अकाउंट डिटेल अगर कल को आईएनबी मिनिस्ट्री जारी कर दे, डिटेल कितनी कमाई हुई है। और ये सारे पत्रकार पारदर्शिता की बात करते हैं ना, तो पारदर्शिता तो है ही ना, कितनी कमाई की आपने, अजीत अंजुम ने कितनी कमाई की? लोग तो कहते हैं बहुत ज्यादा कमाई की, सबसे ज्यादा कमाई आजकल अजीत अंजुम की हो रही। और सबसे दुख की क्या बात है, ये सवाल क्या उठ रहा है, सुबह शाम सिर्फ मोदी 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 करके काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या पैरेलल पत्रकारिता शुरू कर दी? समानांतर पत्रकारिता तो मनीष कर रहा था ना, गांव गांव जा रहा था, स्कूल की हालत दिखा रहा था, अस्पताल की हालत दिखा रहा था। ये सब लोग कहा क्या कर रहे हैं, सुबह शाम माइक लेके मोदी मोदी मोदी। तो ये समानांतर पत्रकारिता खड़ी होगी इस तरह से। दिल्ली में बैठा आदमी है तो क्या छोटे शहरों के जो लोग हाथ में माइक लेके रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको इंसान नहीं मानेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और आशीष में बैठते हैं आशीष जी, बिल्कुल बिल्कुल कि आपकी बात मैं जहां ले जाना चाहता था आप उस तरफ वैसे ही चल पड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा एक स्पीड ब्रेकर मैंने रखा कि एक सवारी मेरी भी रख लीजिए और फिर आगे उस पर तेजी से बढ़िए। तो देखिए, राजनीति गुनाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और क्यों गुनाह होगी। और अब देखिए ना, मनीष कश्यप के बाहर आते ही तेजस्वी यादव एक बार फिर उसी मजदूरों का आना, मजदूरों का जाना, लेबर की सप्लाई, उस मामले में अब वो फिर इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और बाकायदे उन्होंने कल कुछ ऐसी बातें भी की थी। अब जरा इस सारी चीज को यूट्यूब को खिसका के ले चलते हैं, जिसको आपने कहा लुटियन यूट्यूबर्स वर्सेस जन यूट्यूबर्स। जब सोशल मीडिया का दौर आया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे तब का ट्विटर, आज का एक्स हो, चाहे इस तरह के मीडिया हो, और इवन अब यूट्यूब भी है जो कि ऑडियो विजुअल मीडियम हो गया है। मैंने हमेशा इसको जन मीडिया कहा है, लोकतांत्रिक मीडिया कहा है, पब्लिक की मीडिया कहा है। निश्चित रूप से है। समानांतर वाले पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि समानांतर शब्द से मुझे इस बात से चिढ़ है कि हमने समानांतर सिनेमा के बारे में जाना है, और समानांतर सिनेमा के नाम पे इस तरीके से एक खास वैचारिकी की चीजें
खास वैचारिक फ्लेवर की चीजें परोसी जाती थी। तो ये एक अलग है, मैं बड़ा समानांतर से बल्कि मैं जन मीडिया कहना ज्यादा पसंद करूंगा। बहरहाल, बिहार की जहां तक बात होती है, क्योंकि मनीष कश्यप के बहाने से बात हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर फिल्म सिटी में चले जाएं और एक मैं भोजपुरी लहजे में अगर बिहारी लहजे में अगर बोलना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि 90% लोग उसको समझ जाएंगे, क्योंकि वो वहीं से ताल्लुक रखते हैं। अब आ जाते हैं जो स्टार यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड स्थापित मीडिया से बेरोजगार हुए लोग, जो स्टार यूट्यूबर हैं, जिसमें आपने रवीश का नाम ले लिया, आपने पुण्य प्रसून का नाम ले लिया, आपने और लोगों का भी नाम लिया। साक्षी जोशी का, आरफा खानम, दीपक शर्मा, बहुत सारे लोग बिहार से हैं। स्थापित मीडिया हो चाहे ये आपका जो लुटियन यूट्यूबर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, एक ही एरिया माना जाता है। बिल्कुल, पूरा बिहार। बिहार की चिंताएं अगर बिहार की स्थानीय पत्रकारिता में खामोश है, लंबी चादर ओढ़े हुए सोती हुई दिखती है, तो वही बिहार की चिंताएं राष्ट्रीय स्तर पर भी सोते हुए क्यों दिखती हैं? पहली बात। दूसरी बात, वह बिहारी जागरूक समाज, ओरेटर, पत्रकार जो मंगल ग्रह पर भी किसी घटना के बयाने लेते हैं, क्या यूट्यूब, क्या स्टूडियो, वो बिहार पर चुप क्यों रहते हैं? क्या इस बात से उन्हें कोई ग्लानि होती है, या किसी भय से वो बचना चाहते हैं, या ये अंदर का कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई गिल्ट है जो उनको रोकता है, या अपने घर को कूड़ा बना के दूसरे के घर के छोटे छोटे रेशे तलाशने की ये कोई हुनर है? ये है क्या चक्कर? मैं समझना चाहता हूं। अवनीश जी, इस पे काफी लंबे समय तक मैं सोचता रहा। पहले भी इस पर कई बार अलग अलग जगहों पे ये सवाल आया, आपने भी कई बार ये सवाल उठाया। तो मैंने कुछ दिनों से इसे समझने पर थोड़ा काम किया, तो एक बात सामने आई, वो ये कि आज से नहीं, हम दशकों पहले से अगर थोड़ा सा पत्रकारिता को जिनकी समझ रही है या जो समझ सकते हो, वो इस बात को बहुत ही भरोसे से जानते हैं कि 4-5 लोगों ने हमेशा भारत के नैरेटिव को तय किया है। ये अलग अलग अखबारों के संपादक हुआ करते थे और इन्होंने तय किया क्या जाएगा। इत्तेफाक से इन सब की विचारधारा एक ही रही। इन्होंने दूसरे लोगों को अभी क्या हुआ है कि विचारों का टकराव दिख रहा है अलग अलग मंचों पे, और जिनका वहां प्रभुत्व था, जिन्होंने दशकों से कब्जा करके रखा था नैरेटिव पे, जब उनको चुनौती मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने कहना शुरू किया गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जबकि वो खुद दशकों से किसी गोदी में ही बैठे हुए थे। इसीलिए उस गोदी को वो पहचान गए, क्योंकि इस बार शायद गोदी बदल गई थी। और ये जो पूरा गिरोह है ना, ये बहुत, कोई भी बात जब कहता है तो उसके पीछे एक लंबी योजना होती है। ठीक से बैठते हैं, बात करते हैं, विचार करते हैं, तब कोई बात आती है। ऐसे ही, इसीलिए आप जब देखेंगे कोई जब मुद्दा बनता है ना, एकदम से नहीं बनता। आप देखेंगे एकदम से 10-20 लोग एक साथ उस बात को कहते हैं। अगर साक्षी मलिक, इतना बड़ा मुद्दा बना साक्षी मलिक का, जबकि एक संगठन में जो भी व्यक्ति चुना गया तो एक प्रक्रिया से चुना गया ना, तो ये कैसे हो सकता है कोई एकदम से कह दे कि नहीं, हम तो मानते ही नहीं है इसको। तो ये तो लोकतंत्र में तो नहीं होता कम से कम। हाँ, तानाशाह के राज में ऐसा हो सकता है, कोई तानाशाही करे कि नहीं यही होगा। लोकतंत्र में तो बहुमत जिसके साथ है उसका राज होता है। लेकिन नैरेटिव का खेल ऐसा है कि वो इस नैरेटिव के खेल में अपनी बात को मनवाने में सफल हो गए। बिहार की बात क्यों नहीं आती थी? बिहार के साथ एक बात थी कि बिहार की बात जब भी आती, जब भी वो जो पूरा एक इकोसिस्टम है, एक गिरोह है, जब भी वो बिहार की बात लेकर आता, तो चाहे अनचाहे बिहार के जंगल राज की बात आ ही जाती। जो ये गिरोह चाहता नहीं था कि जंगल राज की बात हो, और फिर ज्यादा समय बिहार में वही सरकार रही जो ये लोग चाहते थे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। क्या हुआ कि इससे पहले वाले सरकार में जब जदयू और राजद साथ मिलकर आए थे, तो ये एक गिरोह था उस वक्त, आपके ध्यान में होगा, जो पुरस्कार वापस करता था। ऐसे 12-15 साहित्यकार जाकर नीतीश कुमार से मिले, जाकर कहा कि हमने आपके लिए माहौल बनाया और आपकी सरकार बनी, तो रिटर्न गिफ्ट चाहिए। तो एक बड़े साहित्यिक योजना बनी, साहित्यिक आयोजन की। बहुत बड़ा बजट था। बजट कोट नहीं करूंगा, गूगल पे करेंगे तो वो जानकारी भी मिल जाएगी। और वो आयोजन की पूरी तैयारी हो गई, और जो पुरस्कार वापसी के जो
जिनके हाथ में नेतृत्व था, उनको ही इस पूरे मतलब इतने बड़े बजट के साथ उनको कहा गया कि संभाल लो साहित्य का। अशोक जी का नाम लीजिए ना, नाम लेने में। और फिर क्या हुआ, उस वक्त मेरे एक मित्र थे, बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं वो, तो उनको मैंने बताया था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि वापस बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा कि ये तो संघ का एजेंडा है, संघ ये बात फैला रहे। मैंने कहा नहीं, हम लोग भी थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, और ठीक है अगर संघ का कोई एजेंडा सही है तो कहने में क्या बुरा है। तो और वैसे ही मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे लगता है कि नीतीश जी बीजेपी की तरफ आएंगे, तो वो नहीं माने। उसके लगभग 15-20 दिन के बाद नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया, वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो सारा बजट हाथ से निकल गया उनके, अशोक जी के। ठीक बोला आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। बजट तो उस बजट ये जो कठिनाई है जंगल राज वाली, ये जो पूरा गिरोह है वो चाहता तो है कि बीजेपी की चीथड़े उड़ा दिए जाए, और नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ हो तो नीतीश कुमार के साथ में परखच्चे उड़े, लेकिन जदयू राजद के साथ हो तो नीतीश कुमार को बचा के रखना है। अब क्या है, ये जो कंफ्यूजन है ना सर, ये बिहार पे चर्चा ठीक से होने नहीं देती, और जंगल राज का सवाल तो बार बार नत्ती हो ही जाता है। ठीक, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, लेकिन एक बात मैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि हमारी जो जानकारी में आएगा वो दर्शकों तक पहुंचेगा, इसलिए मैं ये मान कर कि दर्शक ऐसा जानना चाहते हैं, या शेष बिहार के बाहर के लोग ये जानना चाहते हैं, और बिहार के लोग भी ये जानना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग। आपने कहा कि ज्यादातर उनकी सरकार रही, उनके पसंद की सरकार रही, और कौन सी रही? जंगल राज वाली रही। अंतिम सवाल, और चाहूंगा कि इस पर आप क्लोजिंग रिमार्क दें, उस जंगल राज वाली सरकार को चुनता कौन रहा? बिहार के मतदाता चुनते रहे, ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आके चुनता रहा। तो उनकी सरकार, उनके पसंद की सरकार, और दूसरी तरफ जंगल राज, तो क्या बिहार की जनता और मतदाता की चुनी हुई सरकार नहीं थी? और अगर उनकी चुनी हुई सरकार थी तो फिर दोष किसका, क्यों? और अगर उनकी चुनी हुई सरकार नहीं थी तो कैसे चुन जाती थी? जरा ये बताइए। सर ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे लगता है दीर्घ उत्तर ये प्रश्न पूछा है आपने। इस पर ना मैं चाहूंगा कि चलते चलते जरा मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवाल का ठीक ठीक उत्तर आ जाए। बिहार की जनता को मैंने हमेशा 3 हिस्सों में बांट के देखा है। एक वो जो बिहार में रह गए, दूसरे वो जो कुछ समय के लिए बाहर गए, 6 साल 7 साल 8 साल, फिर बिहार से संपर्क टूटा नहीं, वो बाहर रहे अंदर रहे, लेकिन उनकी जड़ें हैं बिहार में जुड़ी हुई, और आज भी वो सपना देखते हैं कि बिहार में बदलाव आएगा। और तीसरे वो लोग हैं जो बिहार से निकल गए, विदेश में जाके बस गए, दिल्ली में बस गए, अब उनका ना उनकी जमीन वहां बची, ना परिवार के लोग हैं, बस कहने के लिए है कि हमारा वहां के रहने वाले हम, लेकिन कोई ताल्लुक नहीं रहा। हाँ, ये 3 तरह के लोग हैं जो बिहार में रहे, उन्होंने तो सच में अपनी नियति मान ली। मैं कल ही किसी को बता रहा था कि आप देखिए कि एक आदमी जो सुबह से शाम जूता खाते खाते बड़ा हुआ है, और 20 साल के बाद उसको वो आदमी जो जूता मारता था गाली देने लगे, तो उसको लगता है कि अब यही रामराज है, क्योंकि आदत तो जूता खाने की थी। हाँ, एक जो बाहर गया हुआ है ना वो बेचैन, उसको लगता है गलत हो रहा है, वो लौट के आ रहा है, बिहार को देख रहा है। तीसरा तो निकल ही चुका है, वो बस सोचता जब ठीक है अच्छा हो बिहार का, उसको बिहार से बहुत लेना देना नहीं, वो तो बताता भी नहीं बिहार का है। बहुत खोदेंगे, स की गलती पकड़ेंगे, र की गलती पकड़ेंगे तो समझ में आ गया बिहार से। हाँ, चप्पल खिया गया है बोलते बोलते बोल देगा। तो आप कहेंगे अरे तुम तो नहीं हो दिल्ली वाले, तो बोलेगा नहीं हम पहले सहरसा में थे, सहरसा से हमारा परिवार 30 साल पहले आ गया। तो इसको अब बहुत लेना देना नहीं। लेकिन ये बेचैन जो लोग हैं ना, वो जो बाहर भी जाते हैं अंदर आते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग बेचैन होते हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसको इस बात पर गाली सुननी पड़ती है अलग अलग जगहों पे कि सारा दुनिया बदल रहे हो, बिहार बदल के दिखा। तो वो बेचैन होता है प्रशांत किशोर, तो वो घूम रहे हैं वहां जाके। विकास वैभव जैसे लोग बेचैन हो जाते हैं ये सुन के कि आईपीएस हो गए, लेकिन कैडर में बिहार का होने की वजह से कई बार लगता है तो बिहारी,
कुछ भी हो गया, तुम राजा हो गए बिहार के, रहोगे तो बिहारी। तो ये जो सुनने को मिलता है ना, जो बाहर जा रहा है वो बेचैन है, जो वहां है उसको लग रहा है चीजें बदल रही हैं, अच्छा हो रहा है, कर सब तो ठीक है, गलत कहाँ है? क्योंकि उसको ना समानांतर दूसरी दुनिया, समानांतर आपको आपत्ति है, मतलब दूसरी दुनिया उन्होंने देखी नहीं है। तुलना होनी चाहिए ना, आप जब एक देखेंगे तब तो तुलना करेंगे। लेकिन अभी फिर मैं एक बात कह रहा हूँ सर आपको कि इस वक्त क्या हुआ है, अब बिहार के बदलने का समय इसलिए आ गया है क्योंकि पहले हम उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार बोल देते थे बातचीत में, अब वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो अभी ना जैसे ये बॉर्डर पार होता है, हाँ हम इधर बुद्धा सर्किट से जुड़ते हैं, फिर गोरखपुर आ जाता है और वहां जो चमक दमक दिखती है, तो बिहार वालों को लग रहा है कि नहीं, पटरौना देख के आते हैं कि इतना बैकवर्ड एरिया था, अभी क्या हो गया, तो उनको लगता है कि नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की कहानी आती है बिहार में, पता तो चल ही रहा नहीं यूपी में क्या हो रहा है, तो अब यूपी बिहार का नाम सहजता से लोग ले नहीं पा रहे हैं साथ, तो अब दबाव बिहार की सरकार पर भी है। तो आने वाला समय बिहार का है, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, अब चलते चलते एक ठो जैसे कहते हैं ना कि बुझो ना पूछ लूं, और मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो और कला संस्कृति से जुड़ा हूं, तो मैं जरा आवाज और टोन भी पूछता हूं, तो हम जरा बिहारी अंदाज में आपसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइए आशीष जी, जब सब कुछ इतना हल्का है, सब कुछ इतना निराश हो गया है, उधर आपने बोला कि वो लाठी खाता है तो गाली सुनने पर तो बड़ा राहत महसूस करता है, बाहर में जो है वो बड़ा परेशान है, वो चिंतित है, क्योंकि वो छठ जब आता है तो ट्रेन पर बवाल मचा देता है, उसके बाद जो है लैट्रिन के पास जो है बैठ के आता है, उसके अंदर बैठ के आता है, अब तो ऊपर बिजली का तार हो गया, नहीं तो छत्ते पर बैठ के आता, ये सब भी होता रहा है। तो ये बताइए, ये एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सौ पर भारी, ये मानसिकता कहां से आती है, ये प्राइड कहां से आती है, ये कहीं बीच में कहां तैर रही है, उस अवसाद, उस निराशा, उस आशा, उस प्रत्याशा के बीच में ये भारीपन वाला मामला कहां है? अगर है तो ये कभी कुछ पॉजिटिव काम भी आएगा? सर इसी बात ने तो जिंदा करके रखा हुआ है, हाँ, वरना खत्म नहीं हो जाते। एक जो रोशनी है ना, जब एक आदमी एक अंधेरे तालाब में, एक अंधेरे कुएं में जहां पानी ना हो वहां फंसा हुआ है, तो उसे कहीं रोशनी नहीं दिखाई देगी ना, मर जाएगा वो। तो कहीं वो एक रोशनी ऊपर दिखाई दे रही है, और वो रोशनी ऐसे ही नहीं दिखाई दे रही, उसका संदर्भ भी है। आईएएस में यहाँ आके यूपीएससी की मैं बात कर रहा था, तो बड़ी संख्या में लोग आईपीएस आईएएस निकल रहे हैं। हाँ, आज भी अग्रवाल जैसे बहुत मतलब भारत के बड़े बिजनेसमैन बिहार से आते हैं। हाँ, तो ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि, और यहीं से वो तार भी मिलता है। प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं, लोगों को लगता है मोदी जी को सलाह देने वाला व्यक्ति बिहार से निकल के गया। फिर चाणक्य की कहानियां भी हैं, हाँ, वाल्मीकि भी हैं, सीता जी भी हैं, ये सारी कहानियां, और बताते हैं कि भारत का जो पुराना इतिहास है पूरा का पूरा बिहार का इतिहास है। हाँ, बहुत तो वो सब चीजें ना वही है, वो जिजीविसा पैदा करती है, वही जिंदा रखती है, और जिंदा रखने के लिए ऐसे सपने बहुत जरूरी हैं। तो इसको बना रहने दीजिए, एक बिहारी सब पर भारी, यहीं से बदलाव का रास्ता दिखाई देगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है निकलेगा, मुझे है कि मैंने जिस भाव से, जिस मंतव्य से इस बात को खोदा था, उसका जो आपने उत्तर दिया है, निश्चित रूप से ये बड़ा भावुक है। मैं सच कहता हूं, भावुक है, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगता और कोई ऐसा नहीं चाहता है कि उसके देश का कोई भी राज्य इस तरीके से निराशा के दौर में हो। और मजे की बात, अगर राजनीतिक संकल्पता की बात करिए, पॉजिटिवनेस की बात कीजिए, तो ये वही बिहार है। जब दिल्ली के चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव आता है, जब देश का चुनाव आता है, तो 2014 देख लीजिए, जब देश का चुनाव आता है, जब 2019 देख लीजिए, और जब देश का चुनाव आ रहा है तो 2024 भी आप देखिएगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बस एक चीज बताना चाहता हूँ, अंतिम बात, हाँ, कि पिछले 70 साल में जो बदलाव नहीं हुआ, आप देखते रहिए, आने वाले 7 सालों में बिहार में बदलाव देखेंगे आप। ये मैं बड़े भरोसे से कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात। और आपके इसी कोट के साथ मुझे लगता है कि अब कंक्लूड करने के लिए मेरे पास न कुछ बचा है, न उसकी आवश्यकता है। बिहार बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, और बिहार देश के बारे में कैसे सोचता है, मैं फिर वही कहूंगा, 14 में उसने दिखाया, 19 में उसने दिखाया, 24 में फिर दिखाएगा। आशीष जी, आपने समय दिया और हम लोगों ने एक लंबे समय के बाद बिहार पर बतियाया। दोस्तों, इससे पहले इन्हीं आशीष जी के साथ हमने
मनीष पर ही, और मनीष के बहाने बिहार के बेसिक बात पर। आपने देखिए हम मनीष पर कितना बात किए, लेकिन बेसिक हमारा जो संकल्प है वो बिहार के चिंताओं में शामिल होना है। तो हमने मनीष के बहाने बिहार पर बात की, इससे पहले भी हमने बात की, उसके डिस्क्रिप्शन उस वीडियोस के इसी वीडियो के नीचे में होंगे। तो आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आइए इसी के साथ दर्शकों से विदा लेते हैं। दर्शकों, हमें और दोनों को आज्ञा दीजिए, और ये वीडियो जरूर देखिए, आगे तक पहुंचाइए। भला लगा हो तो पहुंचाइए, बुरा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में डांट दीजिएगा। तो आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपको धन्यवाद बुलाने के लिए, जी। और तय समय से अधिक